देखो आज की अपनी क्लास जो है वो इंडिया चाइना रिलेशंस पर है। ये है पूरा चाइना। ऐसे आपका इंडिया रहेगा, ठीक है। मतलब आप चाइना को देखो तो इधर से पूरी यहाँ से यहाँ तक लेकर, ये मतलब अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, ये अरुणाचल वाला हिस्सा AR लिख देता हूँ, ये लद्दाख वाला हिस्सा है, ये है चाइना, ठीक है। ये भी कह सकते हैं जितना हिस्सा हिमालय हमको ऊपर रखा है, नॉर्दर्न हिस्से में जितना हिमालय है, उसके जस्ट ऊपर जो कुछ भी मिलेगा वो चाइना ही मिलेगा। 1959 से पहले तक यहाँ पे एक जमीन थी, इसका नाम था तिब्बत। लेकिन 59 में कंप्लीटली चाइना ने उसको ऑक्युपाई करके अब सीधे हमारी और चाइना की बॉर्डर एक हो गई है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। और चाइना आप देखिए, बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर का लैंड बॉर्डर हमारी लगती है चाइना से। और 1 अप्रैल 1950 को हमने चाइना के साथ अपने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए। चाइना जब बना तो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश था। कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म शब्द आया है कम्युनिटी या समुदाय से। अभी क्या है हमारे देश में, आपके पिताजी, आपके परिवार वाले, आपके सगे संबंधी जो कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं। ऐसा नहीं कि 50,000 सैलरी आती है और सैलरी मिलती है तो पूरी 50,000 लोगों को बांट के घर आ जाते हैं खाली हाथ। ऐसा नहीं करते। मतलब हम कमाते अपना है, खाते अपना है, ठीक है। ये जो मॉडल, ये कैपिटलिस्ट मॉडल है कि हमने कमाया, हमने अपने ऊपर लगाया। लेकिन कम्युनिस्ट मॉडल में क्या होता है, कमाते सब हैं, खाते भी सब हैं। मोटे तौर पे वहां पे व्यक्तिवाद नहीं होता, समुदायवाद होता है, या कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी ऊपर होती है, समुदाय ऊपर होता है। इसके अलग अलग वर्जन है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था CEM टोड नाम के, CEM टोड। वैसे टोड ने बोला था कम्युनिज्म या सोशलिज्म एक ऐसी टोपी है, एक ऐसी टोपी है जिसको सब कोई पहन लेता है, और जो जैसे पहनता है टोपी को वैसे उसकी व्याख्या कर देता है। भाई किसी को आप टोपी दोगे सीधी लगाएगा, अनिल कपूर को दोगे तिरछी लगाएगा, कोई पीछे लगाएगा। टोपी तो टोपी, इसने जैसी टोपी पहन ली। तो ऐसा टोड साहब ने कहा था सोशलिज्म या कम्युनलिज्म एक ऐसी टोपी है जो सबके सिर में फिट हो जाती है और अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। ऐसा यहाँ भी है। ये लोग इंस्पायर हुए, चाइना वाले इंस्पायर हुए कम्युनिज्म कहाँ से इन्होंने देखा, इनके ऊपर, चाइना के ऊपर एक देश है रसिया नाम का। 1917 में वहां पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वहां पे साम्यवाद आया या सोशलिज्म आया। और वहां पे उस सोशलिज्म की में ऐसा था कि वहां पे देश सबसे बड़ा होता है। वहां पे अगर आप साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आप कुछ भी है, आपका नाम नहीं चलता था। रशिया ने दुनिया भर को बहुत सारे इन्वेंशन दिए, बहुत सारे इन्वेंशन दिए, लेकिन उस इन्वेंशन में आविष्कारक वाला जो नाम है, आविष्कारकर्ता का नाम कभी नहीं आया। हमेशा USSR ठप्पा लग के आया। इसका मतलब समाज ने किया है, व्यक्ति ने नहीं किया। ऐसा था सोशलिज्म। और उस सोशलिज्म से बहुत लोग इंस्पायर हुए, बहुत तेजी से तरक्की हो रही थी। वहां पे ऐसा था कि भाई आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन दोनों को 2-2 रोटी ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 कमाया तो आपको 1 रोटी, आपने 1 लाख महीना कमाया तो आपको 10 रोटी। यानी जो भी रिसोर्स है सब में बराबर बढ़ते थे। तो रशिया बिल्कुल शाइनिंग एग्जाम्पल था दुनिया के लिए। सबसे पहला देश पहुंचने वाला अंतरिक्ष में रशिया था। उसकी चमक को देखकर हमारे देश के नेहरू साहब भी अचंभित रह गए, दुनिया भर के लोग अचंभित रह गए। चाइना तो जस्ट उसके नीचे था, वो तो अचंभित, वो बच कैसे सकता था। तो उसने भी अपने यहाँ पे कम्युनिस्ट मॉडल लाया। लेकिन रशिया का जो कम्युनिज्म मॉडल था वो वर्कर पे बेस्ड था, मजदूरों पर बेस्ड था। चाइना में मजदूर थे ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री थी ही नहीं, ना फैक्ट्री ना मजदूर। लेकिन इनको कॉपी तो करना था, कॉपी एंड पेस्ट। तो इन्होंने अपना कम्युनिज्म लाया किसानों के ऊपर।
कि हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट विचारधारा चलेगी वो किसान लेके आगे बढ़ेंगे। जब चाइना तब चल रहा था तो यहाँ पे एक लोग ऐसे थे जो कि राष्ट्रवाद की बात करते थे या मोटे तौर पर कैपिटलिस्ट की बात करते थे कि भैया नहीं, जो लाख रुपए कमाता है वो कार से चले, जो 10,000 रुपए कमाता है वो साइकिल से चले, ऐसी बात कर रहे थे। और एक वर्ग ऐसा था जो कि इंस्पायर था नहीं रशिया से, लाख कमाओ तो 10,000, चलोगे सब साइकिल से, चलोगे सब कार से। इनके बीच में युद्ध हो गया, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में युद्ध हुआ। एक दिन का नहीं, कई सालों तक चला, लगभग 20-21 साल चला छोट-फुट युद्ध। उसमें अल्टीमेटली जीतते कम्युनिस्ट। जब कम्युनिस्ट जीतते हैं तो वो लोग बोलते हैं ये पूरा जो चाइना है ये क्या है, कम्युनिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, यहाँ पे रशिया जैसा ही कुछ कुछ चलेगा। और जो लोग नेशनलिस्ट बातें कर रहे थे, जो कि कैपिटलिस्ट वाली बातें कर रहे थे कि नहीं, जो जितना कमाएगा, जिसकी जितनी क्षमता है वैसा जीवन चाहिए, वो लोग भाग के कहाँ पहुंच गए, एक छोटा सा टापू है इधर, इसका नाम है ताइवान। इन लोगों को भाग के यहाँ जाना पड़ा। ठीक है, तो आज दो चाइना कहे जाते हैं, वैसे कहना नहीं है लेकिन एक्चुअल में दो चाइना है। ये जो चाइना है इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC, और इसका नाम है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। दो चाइना है। तो जो लोग भाग गए थे नेशनलिस्ट वाले वो यहाँ आके बस गए, और आज आपके मोबाइल में, आज के आपके लैपटॉप में, ये जूम में, कंप्यूटर में, प्रोजेक्टर में जितने भी IC सेमीकंडक्टर लगे ना, सब यहीं से बन के आते हैं, ताइवान से। बहुत समृद्ध देश है अपने आप में, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल, बहुत एडवांस देश है ये। तो हम ये जान रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हमारे सर में बैठा हुआ है हमारा भाई, वो कैसा है, कम्युनिस्ट चाइना है। जब इसने ऐसा लड़ाई झगड़ा करके अपने यहाँ से 50 लाख लोगों को बेघर करके यहाँ भेज दिया, जब कत्लेआम मचाया, तो दुनिया तो कोई इसको एक्नॉलेज करने नहीं वाली थी। कोई पहचान नहीं, कोई इसको पहचान भी नहीं रहा था, यार ये तो गलत काम कर रहा है, गुंडा आदमी है, तो मार रहा है। लेकिन हमने पड़ोसी का धर्म निभाया और 1 अप्रैल 1950 को हाथ बढ़ा दिया इसके सामने कि चाइना, हम तुमको क्या कर रहे हैं, पहचान दिलाते हैं। दुनिया में पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था इंडिया, नॉन कम्युनिस्ट कंट्री, जिसने चाइना को क्या किया था, एक्नॉलेज किया था, यानी एक तरह से मुहर लगाई थी कि हाँ एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिस्ट कंट्री ये है, और हम दुनिया के पहले नॉन कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ कम्युनिज्म नहीं है, नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थे। 1 अप्रैल 1950 को हमने इनसे हाथ मिला लिया, यानी हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए। उनके यहाँ हमारी एम्बेसी खुली, हमारे यहाँ इनकी एम्बेसी खुली, आदान प्रदान हुआ, लोग आने जाने लग गए, यूनिवर्सिटीज में आदान प्रदान हुआ। एक नारा चल निकला, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। इस समय यहाँ पे नेहरू साहब थे, वहां माओ साहब थे, माओ चेयरमैन माओ भी कहते हैं, माओ जेडोंग भी उसको कहते हैं। माओ वो आदमी था जिसने 21-22 साल लड़ाई करके यहाँ से यहाँ पे कम्युनिज्म फैलाया, और यहाँ पे उन लोगों को फेंक दिया जो लोग की कम्युनिस्ट के खिलाफ थे, रिपब्लिकन को फेंक दिया यहाँ पे। माओ ने एक फिलॉसफी दी थी, पावर केम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी बंदूक की जो बैरल होती है ना, ताकत उससे निकलती है। मोटे तौर पे जिसके हाथ में बंदूक वो है ताकतवर, ऐसा माओ कहता था। और बोलता था मेरा जो कम्युनिज्म है वो किस पर चलता है, किसानों पर, क्योंकि चाइना बहुत फर्टाइल जगह है, बीच में थोड़ा सा रेगिस्तान है, गोबी डेजर्ट नाम का, पर्याप्त फर्टाइल जगह है, तो वहां पे किसान बहुत ज्यादा थे, तो किसानों को दम पे उसका कम्युनिज्म चला। ठीक है, और माओ फिलॉसफी दी थी क्या, ये तिब्बत है ना, तिब्बत ये मेरे हाथ की हथेली है। मतलब माओ की फिलॉसफी सुनना, ये तिब्बत जो है ये मेरी पाल्म है, इसकी 5 उंगलियां हैं, ये माओ कहता था, इसकी 5 उंगलियां हैं। कौन कौन सी 5 उंगलियां उसको देख लो। उस 5 उंगलियां का कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आएगा 2021 में, जो हम भरते रहते हैं ना आपस में। तो माओ ने बोला तिब्बत इज माय पाल्म, तिब्बत मेरे हाथ की हथेली है। तो हथेली है तो 5 उंगली होनी चाहिए। 5 कौन कौन सी, पहली उंगली लद्दाख, दूसरी उंगली नेपाल, तीसरी उंगली नेपाल के बाद यहाँ कौन सा देश मिलता है, भूटान, चौथी उंगली, सॉरी नेपाल के बाद सिक्किम आता है मेरा, तो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल। ये माओ बोल गया कि ये तिब्बत इस माय पाल, तिब्बत मेरी हाथ की ये तर्जनी है, तर्जनी कहते हैं ना हिंदी में इसको, और 5 उंगलियां, ये है 5 उंगली, और मैं इसको लेकर रहूंगा, मैं इसको लेकर रहूंगा। समय बदला, माओ चले गए 1976 में। माओ जब तक रहे तो उसने इसी एक उंगली को लेने के लिए उसने क्या कर दिए, सॉरी, माओ जब तक रहे तो उसने 2 उंगली, देखो इसमें से 2 उंगली जो है, 2 उंगली
वो आज भी मतलब डिस्प्यूटेड है। एक उंगली है लद्दाख और एक उंगली है अरुणाचल। तो माओ ने 1962 में अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि भैया घुस जाओ भारत में, उंगली चाहिए हमको उंगली, क्योंकि 59 में तो पूरी पूरी तर्जनी ले ली थी इन्होंने 59 में। 59 में दलाई लामा अपने 50,000 फॉलोवर के साथ सिक्किम सेंटर मारे थे नाथुला से, आज भी धर्मशाला में रहते हैं ये। तो इस 1962 में उसने शुरू किया। क्यों शुरू किया? उंगली चाहिए उसको। लद्दाख में भी उंगली चाहिए, अरुणाचल में भी उंगली चाहिए। अरुणाचल को तो वो बोलता है ये साउथ तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत है। और लद्दाख में भी चाहिए। लद्दाख में एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी रेजांगला में, जहाँ पे मेजर शैतान सिंह अपने मेरे ख्याल से 120 साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रेजांगला की लड़ाई, उनको साफ ऑर्डर थे कि वापस लौटो, लेकिन वो अड़े रहे, लड़े रहे। और वो नहीं अड़ते ना तो जितना हमारे लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा ना चाइना के पास है, जैसे अक्साई चीन कहते हैं, तो और बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाता है। तो कभी लद्दाख जाने का मौका मिले तो रेजांगला मेमोरियल बना हुआ है। रेजांगला, रेजांगला मतलब, जहां भी ला मतलब दर्रा, हिमालय के सारे दर्रे को ला लिखा हुआ, ला। तो रेजांगला नाम का दल्ला है, दर्रा था वहां पे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला है उनको। नाम उनका शैतान सिंह था, लेकिन वो शैतान किसके ऊपर भारी पड़े? चाइना के ऊपर। सब मर गए, कोई नहीं बचा, लेकिन उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पीक बचा के रखी। जब वो युद्ध हुआ तो हिंदी चीनी भाई भाई के बुलबुला फूट गया। अरे तुमने युद्ध कर दिया, हम तो भाई बनाए थे। तो 1962 से 1976 अगले 14 साल कोई बातचीत नहीं हुई, कोई डिप्लोमेटिक कनेक्शंस नहीं थे, जैसे आज पाकिस्तान के साथ हमारे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है। 1976 में फिर क्या हुआ? 1976 में हमने फिर से अपने डिप्लोमेटिक टाई शुरू किए, फिर से एम्बेसी में आदान प्रदान शुरू हुआ। धीमे धीमे वहां का राष्ट्रपति मेरे यहाँ आया, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुए जो वहां गए उनका नाम था राजीव गांधी। सब चल रहा था। फिर जैसे मैंने बोला 1 अप्रैल 1950 को हमने उनके साथ हाथ मिलाया था, तो 1 अप्रैल 2000 को 50वें साल होने वाले थे। तो जब 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे थे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तभी हमारे जो राष्ट्रपति थे वेंकट रमन साहब, वो भी गए थे उनकी यात्रा में। ऐसे आदान प्रदान चल ही रहा था। लेकिन इस बीच में क्या था, पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया हुआ था, और उस अटैक में पाकिस्तान बार बार हारता था। 48 में अटैक किया, उसके बाद उसने अटैक किया हम पे 65 पे अटैक किया, फिर हम पे 71 पे अटैक किया, फिर 99 पे अटैक किया। हर बार हमने उसको हरा दिया। लेकिन पाकिस्तान जान गया था कि भैया जो चाइना है वो भी भारत का दुश्मन है, क्योंकि माओ कह गया था कि मेरी हथे ये पाल्म है मेरा तिब्बत, और बाकी 4-5 उंगलियां है मेरी, तो उसको उंगली के चक्कर में तो वो लड़ेगा बार बार। आज भी एक उंगली यहाँ पे साल पहले 20 मई को क्या हुआ था, गलवान क्लैशेस हुए थे। ठीक है। और अभी भी लगभग यहाँ से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं चाइनीज सोल्जर हमारे सोल्जर सामने सामने है। 2.5 लाख सोल्जर्स भारतीय और 2.5 लाख चाइनीज पिछले 365 दिन से अधिक समय से आमने सामने खड़े हैं। ठीक है। और दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। हमें कैसे नींद आ जाती भगवान मालिक, लेकिन दुनिया को नींद नहीं आती, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम है। किसी ने मजाक में फेंक दिया ना तो दिवाली अभी बन जाएगी पूरी दुनिया की। ठीक है। लेकिन हम सो रहे हैं बिंदास, लेकिन पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका टेंशन में है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये बंद करो यार, हटो, क्योंकि दोनों के पास बंदूकें हैं। बस बंदूक का मुंह अभी नीचे है, जैसे सीधा होगा तो फिर अगला कुछ और हो जाएगा, है ना। तो आज का जो स्किर्मिशेस हो रहा है, जो आज के जो जिसे कहते हैं झड़प हो रही है, वो उसका रीजन क्या है? माओ की वो फिलॉसफी, 5 फिंगर फिलॉसफी। क्लियर हो रही मेरी बात? इनके साथ हमारे संबंध 1962 तक अच्छे थे, उसके बाद 1976 तक ठप्प थे। ठीक, क्योंकि युद्ध हुआ, युद्ध में हम बहुत बुरी तरह हारे। उसके बाद नेहरू पे बहुत प्रेशर आ गया कि नेहरू तुम जज नहीं कर पाए। उस समय ये भी प्रेशर आ गया 1962 के युद्ध में, अगर हम अपनी एयरफोर्स यूज कर देते तो शायद हमारा कुछ और रिजल्ट होता। आज तो घर का दूध भी फट जाए तो नेहरू की जिम्मेदारी है, तो आज तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन खैर जो भी है, ब्लंडर सबके साथ होते हैं। 1976 के बाद धीमे धीमे रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो गए, अच्छे होने शुरू हो गए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, ये एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उनके पास है वीटो पावर। और वीटो मतलब होता है पोपटाल वाला नो, कैंसिल कैंसिल। जैसे तारक मेहता में नहीं कोई मीटिंग होती तो बोलता है कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो। तो वीटो मतलब होता है कैंसिल करना या नो बोलना। तो चाइना पाकिस्तान का बैक चैनल से बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि उन दोनों का जो कॉमन एनिमी वो इंडिया है। उन दोनों का कॉमन एनिमी कौन है? भारत। तो जब भी आतंकवाद को लेकर कोई बात होती है और हम उठाते हैं अपनी बात की भाई, जैसे हाफिज सईद
के लिए हम उठा रहे थे कि इसको डेजिग्नेट कर दो, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी कर दो, इसको बैन करवा दो, तो बार बार चाइना वीटो कर देता है। मतलब चाइना ने हमेशा टांग अड़ाई है किस पे, भारत की तरक्की पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऊपर ऊपर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी बात आती है यूनाइटेड नेशंस में, जब हम बोलते हैं कि भाई हमें परमानेंट मेंबर बना दो, तो चाइना खड़ा होता है, नो 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 नो, ये नहीं बनेगा। कभी हम बोलते इस आतंकवादी 26/11 का हमला करवाया हमारे यहाँ, तो इसको पकड़ के इसकी सारी संपत्ति कॉन्फिस्टिकेट करवा लो, इसको जेल में डलवा दो, चाइना बोलता है नो 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 नो। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इकलौता ऐसा संगठन है दुनिया का जिसके आदेश बाइंडिंग है। अगर वो कोई आदेश निकालेगा दुनिया को मानना पड़ेगा, और वो वीटो कर देता है। और यूएनएससी में भी यही है कि 5 के 5 अगर सहमत होंगे तभी कोई आदेश निकलेगा। एक ने भी पोपटलाल वैसे नो किया ना, तो नहीं होता काम। उसके बाद क्या हुआ, जब मोदी, अब ठीक ठाक चल ही रहा था, 1962 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। बीच बीच में 1987 में एक बार छोटी मोटी झड़पें हुई थी यहाँ पे। मैं एक मूवी देख रहा था, पता नहीं किसकी थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म में, अच्छी मूवी लगी मुझे जो भी थी। उसमें दिखाई गई थी झड़प के बारे में, 1987 की झड़प के बारे में। जो भी झड़पें पहले होती थी ना, अरुणाचल के आसपास होती थी, क्योंकि अरुणाचल को वो क्या बोलता है, साउथ तिब्बत बोलता है, और बोलता है तिब्बत तो मेरा है ना, तो इसका दक्षिणी हिस्सा भी मुझको मिलना चाहिए, ठीक है। खैर, तो जब मोदी जी आए, तो मोदी जी ने 2 बार इनफॉर्मल मीटिंग करी। एक बार तो खुद गए वुहान, वुहान गए 2018 में। वुहान, वुहान असल में वो शहर है जहां पे माओ पैदा हुआ। वुहान समझ लो हमारे देश का पोरबंदर है, एक गांधी पैदा हुआ, वैसे उनके यहाँ वुहान, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उनकी वुहान से शुरू हुई है, और वुहान उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह है। वुहान। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैं नहीं बताऊंगा, वो उस नदी किनारे वो बसा हुआ शहर है वुहान। फॉर्मल मीटिंग आप लोग देखा होगा, लग रहा था। मोदी जी बोले लो चाय चाय पियो, बोलते तुम भी चाय पियो। अच्छा अच्छा लग रहा था, बोट वोट में घूम रहे थे सब कोई। चेन्नई ममल्लापुरम साहब आए, जिनपिंग साहब को ममल्लापुरम में दिखाया कि देखिए चोल आर्किटेक्चर कितना अच्छा टेम्पल है, वर्ल्ड साइट। उनको साबरमती ले गए, रिवर फ्रंट पे ले गए, गाँव में बैठाया, झूला झुलाया, अच्छा चाय वाय पिलाई। क्या हुआ 2020 में, क्या हुआ? गलवान क्लैश। क्या है, एक इलाका, असल में ये जो पूरा लद्दाख है ना, इसको हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान इसलिए कि बंजर है, ठंडा इसलिए कि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला, आज भले कोई कुछ भी कहे, हर कहानी के पीछे या हर वर्तमान के पीछे कुछ ना कुछ पास्ट होता है। माओ कह गया था, चेयरमैन माओ, कि मुझे 5 में से भी सिक्किम को तो वो मान बैठा है कि भारत का है, मान लिया उन लोगों ने। सिक्किम 1975 में मेरा हो गया था, 1976 में माओ मरा है। मतलब माओ जीते जी मान गया था कि सिक्किम इज नाउ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का वो पार्ट है। नेपाल एज अ कंट्री, कंट्री था, भूटान एज अ कंट्री था, तो इनको भी माओ ने छोड़ दिया कि यार अब पूरा देश है, पूरा पूरा देश हड़पेंगे ना, तो अभी चाइना हड़पाए, दुनिया कुछ नहीं कही, लेकिन अब नेपाल हड़पेंगे तो दुनिया खड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, लेकिन अब बची 5 में से सब छोड़ के 3, 2 ही तो उंगली बची, इसको नहीं छोड़ेगा चाइना, माओ की कसम नहीं छोड़ेंगे हम। तो भाई अब इनको चाहिए, इसीलिए ये लोग लड़े हैं, चाहे लद्दाख हो जाए, इधर से लेकर ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है और ये अरुणाचल वाला क्षेत्र है, ये उसकी वो उंगलियां हैं जो उसको चाहिए। दूसरा, राष्ट्रवाद, जैसे हम अपने देश में नेशनलिज्म की भावना बढ़ा के कुछ भी करवा लेते हैं, हर देश में ऐसा ही होता है। तो वहां शी जिनपिंग के ऊपर वो लग गया कि भैया आपने कोविड-19 फैलाया, या दुनिया भर में थू हो गई कोरोना वायरस की वजह से। अब ये लगा कि भाई ये 2 उंगली तो हमको चाहिए, भाई ध्यान भटकाना होता है ना। कोविड-19 की वजह से आपने पूरा प्रांत लॉक कर दिया, फिर दुनिया भर में करोड़ लोग मर गए उसकी वजह से, पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई दुनिया भर की। जनता आपसे पूछ रही शी जिनपिंग से, कर क्या रहे हो तुम भाई, करते क्या हो तुम? तो अब उसको लिए कहने के लिए होना चाहिए ना, ये करता हूं मैं, क्या मैं वो 2 उंगली खींच रहा हूँ। और सबसे मेन रीजन यही है कि ये माओ वाली 2 उंगली। अब आप बोलेंगे सर अभी क्यों आई ये 2 उंगली? अगर कोविड-19 नहीं आता ना, तो शायद ये स्कर्मिशेस या इतना लंबा स्टैंड ऑफ नहीं होता। लेकिन अब इतना बड़ा ब्लंडर हो ही गया है ना, भाई मैंने एक गलती कर दी,
मैंने घर में एक गलती कर दी, तो उस गलती को छुपाने के लिए कोई बड़ा काम करूंगा तभी तो पापा बोलेंगे ठीक है चल माफ। तो जनता माफ कैसे करेगी अगर तुम ये 2 जगह लेके आ जाओ। इसीलिए ये सब चल रहा है और ताबड़तोड़ ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताबड़तोड़ आप देख रहे हो। इनके इंडिया इधर वाली बेल्ट है, हर जगह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले हाईवे हैं इनके पास यहाँ पे पहुंचने के लिए। उन हाईवे में वो फाइटर प्लेन भी उतार सकते हैं। ठीक है, इधर वाला जो इलाका यहाँ पे निशी नाम की एक जगह है अरुणाचल के पास, वहां तो बुलेट ट्रेन ले आई इन लोगों ने। और यहाँ पे ये सिक्किम के जस्ट ऊपर यहाँ पे तिब्बत की राजधानी है ल्यासा, तो यहाँ से वो अपनी इनकी बुलेट ट्रेन बीजिंग से होते हुए निशी होते हुए ल्यासा तक जाती है। बुलेट ट्रेन, हमारी ट्रेन नहीं है वहां पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, उनकी बुलेट ट्रेन है, उनकी बुलेट ट्रेन है वहां पे। जबकि हिमालय मेरे पास भी, हिमालय उनके पास भी। वो इसलिए इस बार तो ये लंबा चलेगा, अभी कितना लंबा चलेगा पता नहीं, लेकिन ये लंबा चलेगा। ये तो तय है कि उंगली तो वो ले नहीं पाएगा, लेकिन उंगली में इतने घाव कर देगा ना कि हम बैंडेड लगाएंगे 4-5 साल, क्योंकि उंगली तो मेरी ही है, मैं तो दूंगा नहीं, लेकिन वो घाव करने में चूकेगा नहीं। तो ये तो हो गई बुरी बुरी बातें। अब अच्छी अच्छी कर ले, ठीक है, तो इतनी बातों से काम नहीं चलता। अच्छी अच्छी बात ये है कि भाई ब्रिक्स, ब्रिक्स आप लोग जानते हैं 2010 में एक संगठन बना है, 5 कंट्रीज का समूह है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है और इसमें चाइना और हम एक साथ बैठे, मीटिंग होती है, हर साल किसी एक देश का नंबर आता है और हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने जो दुखड़े हैं वो दूर कर ले। अब मैं ये बता रहा हूँ किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इसके साथ बैठक। एक संस्था है उसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। इसे कह सकते हो एशिया का नाटो। नाटो एक ऐसी संस्था है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई है, जिसका काम ये है कि यूरोप पे किसी ने अटैक कर दिया, अमेरिका पे किसी ने अटैक कर दिया, तो सब घेर के मारेंगे। एक ख्याल से 40-41 कंट्रीज है उसके, और एक पे अटैक किया तो सब मारेंगे आपको। तो SCO को कहा जा रहा है एशियन नाटो। इसमें 7-8 कंट्रीज है, इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, इसमें चाइना भी है, इसमें रशिया भी है। ठीक है, इसमें इतने तान तान वाले देश है ना, तान वाले, तान मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, तो सारे तान है सिर्फ उज्बेकिस्तान को छोड़ के। तो SCO में इतने सारे लोग हैं और इसका मुख्यालय जैसे नाम ही शंघाई है तो शंघाई में ही है। तो ये एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी भारत और पाकिस्तान है। पहले ये था कि भारत को एंट्री देंगे, तो चाइना ने बोला नहीं, भारत आएगा तो पाकिस्तान, चाइना की वजह से पाकिस्तान गया, हम इसमें यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको एशिया का वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये बीजिंग में वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, जिस वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, उसका काम ये है तो दुनिया भर के बैंक, दुनिया भर के देश वहां जाके लोन ले सकते हैं विकास कार्यों के लिए। भाई हमें रोड बनवानी है, हमें डैम बनवाना है, हमें पुल बनवाना है, तो एशिया का लोन मिलता है वर्ल्ड बैंक से, परमिशन दी सरकार जाके फाइल लगाते हैं और मिल जाता है। लेकिन वहां पे जो सबसे बड़े डिपॉजिटर है वो कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है। खाता धारक होगा उसकी चलेगी, किसको लोन देना किसको नहीं देना मिल नहीं पाता था। मैंने खुद NDB जब बना था तो पहला जो इसका बैंकर था या पहला जो इसका CMD था वो KV कामत साहब, ICICI बैंक के प्रमुख रहे हैं वो। और ये अभी कहाँ पे है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? बीजिंग में, है ना। तो इसमें भी भारत की हिस्सेदारी जब ये बैंक बना। उसके बाद अगर हम बात करें, ब्रिक्स हो गया, UNSC में, UNSC में परमानेंट मेंबर के रूप में बैठा हुआ है। और 2021 और 22 के लिए, 2021 पूरा और 22 पूरा, 2 साल के लिए हम यहाँ पे अस्थायी मेंबर के रूप में बैठे हैं। तो हमारी चाइना से मुलाकात रोज होगी। दूसरा, इस महीने अगस्त का महीना हमें UNSC की 1 महीने की क्या मिली है? अध्यक्षता मिली है। ठीक है, और हमने अध्यक्षता मिलते ही बोल दिया कि हम भाई दो ही चीज बोलेंगे, क्या? आतंकवाद और टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम बात करेंगे।
जब भी हम आतंकवाद कहते हैं तो पाकिस्तान बोलते हैं मेरा नाम क्यों लेते हो भाई। हमने कहा हमने आपका नाम कहाँ लिया। अब आतंकवाद का पर्यायवाची पाकिस्तान है तो हम क्या करें। पाकिस्तान का पक्का मित्र कौन, चाइना। तो चाइना परेशान है अभी। खैर, तो इसके साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी चाइना के साथ बहुत अच्छी जगह बैठक है। बॉन्डिंग नहीं है अभी, लेकिन बैठक है। हम कई जगह एक साथ आके मिलते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों चाह रहे हैं। देखो, चाइना में शी जिनपिंग में इतना प्रेशर है कि दुनिया में ऐसा ना हो कि उसके मरने के बाद दुनिया के महान डिक्टेटरों में या सबसे बेकार आदमी में उसका नाम नंबर 1 पे आइए। शी जिनपिंग को रास्ता भी आता होगा, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जिम्मेदार वही है। माना उसने नहीं फैलाया, लेकिन जब फैल रहा तभी बता दे दुनिया को क्या फैल रहा है, सिक्योरिटी कर लो, प्रिकॉशन कर लो, बच जाते लोग। शी जिनपिंग में बहुत प्रेशर है, कम से कम अपनी क्या बन जाऊं एक हीरो। और शी जिनपिंग ने अपने संविधान में चेंजेस करा के अपने आप को चेयरमैन एज अ लाइफ टाइम बना लिया। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं ही रहूंगा। अब जनता न भड़क जाए उल्टा उसके ऊपर कि तुम 4 साल में तो ऐसा कांड हो गया तुम्हारे चक्कर में, तुम जब तक रहोगे तब तक रहोगे। इसलिए ऊपर और प्रेशर है। ये लोग, हम इंडिया चाइना के जो मेन आर्मी जनरल रैंक के लोग हैं, वो बात करते हैं कि अपनी अपनी सेनाएं वापस खींच रहे हैं, यानी फिर से हम डिरेल कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद फिर खबर आती, फिर चाइना तंबू गाड़ दिया। ये चलता रहेगा, ये साल 2 साल 3 साल चलता रहेगा, क्योंकि भारत परेशान है अपनी कोविड-19 में। भारत के पास भी इतनी ताकत नहीं कि वो कुछ कर सकते हो। चाइना भी बहुत परेशान है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके ऊपर। अब आतंकवाद की बात करें तो चाइना पूरा पूरा प्रांत है यहाँ पे शिनजियांग नाम से। यहाँ पे एक पूरा प्रांत है, उसका नाम है शिनजियांग। शिनजियांग जो है, इसके आसपास सारे तान देश हैं। तान मतलब समझ जाना भाई, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। और यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, इनको उइगर कहते हैं, उइगर मुस्लिम। और चाइना जो है वो वहाँ पे हान बुद्धिस्ट रहते हैं, हान हाला। लेकिन चाइना में जो ईस्टर्न वाली पूरी बेल्ट है, यहाँ पे हान बुद्धिस्ट रहते हैं, हान हान। और यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। और यहाँ पे पूरा मोटे बीच में गोबी डेजर्ट है, उसके पास एक रेगिस्तान है। तो यहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहा है। तब वो अत्याचार जो बता भी नहीं सकता, हम आप सोच नहीं सकते ऐसा कर रहा हूँ। और एक बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान, जो तालिबान का धर्म क्या है, मुस्लिम। तो अब चाइना को डर है कहीं ये तालिबानी जो धर्म से मुस्लिम है, कहीं हमारे यूके मुसलमानों को सपोर्ट करके कहीं हमारा टुकड़ा ना कर दे। ठीक है, अभी जो चाइना है वो उइगर मुसलमानों की क्रिटिसिज्म फेस करता रहता है, बहुत सालों से कर रहा है उनके साथ। असल में वो चाह रहा है क्या, पूरी सर्विलेंस बना के रखा है। सर्विलेंस यहाँ पे हर एक कोड वर्ड है, कोड भी कहूँ क्या, नंबर लेटर है उसका नाम, कि 553 आ गया, 812 आ गया, ऐसे सब फीड है उनका। क्या खाएगा, कब रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ये जिंदा रह जाए बहुत बड़ी बात। उइघुर के साथ ऐसा कर रहा है वो। अब इंडिया और ये चाइना और ये इधर पाकिस्तान का जो रिलेशन है, अब जैसे मैंने बताया है कि ये जो लद्दाख वाला एरिया है, ये तो 1962 में बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन के नाम चाइना के पास चला। और ये पीओके वाला बहुत बड़ा हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के। क्या है, यहाँ पे है समंदर, ये क्या होगा, यहाँ पे अरेबियन ओशन होगा। इंडिया को ऐसे बना देता हूँ, है ना। एक पूरा पूरा इन्होंने कॉरिडोर बना के रखा है, जिसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईसी। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना के रखा है, और वो कॉरिडोर कहाँ से जाता है, हमारे लद्दाख। आधा एरिया तो उसका, आधा एरिया तो चाइना ने कब्जा किया, वहां से जाता है। और बाकी जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, वहां से जाता है। पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। और अल्टीमेटली क्या है, अरेबियन ओशन जो है कराची लोग जोड़ रहे हैं। अभी क्या होता है, चाइना को जो व्यापार करना होता है तो पूरा भारत पीछे, यानी श्रीलंका से गुजरते, मलेशिया है, इंडोनेशिया तो नहीं कहूंगा, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक छोटा सा रास्ता है जिसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट से होते हुए फिर वो साउथ चाइना सी होते हुए चाइना जाता है। और यहाँ पे कई जगह भारत के दाड़ आ गए,
कहाँ भैया, ये कहते हैं चोक पॉइंट। और चाइना ने जितनी अच्छी इमेज बनाई, तो वो चाह रहा है कि मेरे इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित ना हो, इसलिए वो पाकिस्तान का यूज करके यहाँ पे कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह में माल अनलोड करा के यहाँ से रोड के रास्ते, भाई पूरा पूरा हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वहां से अपने शेंजियन इधर चाइना में हम बोल रहे अक्साई चीन हमको चाहिए, और चाइना बोलता है बोल आँख खोलो भारत, हमने हाईवे बना दिया है बहुत बड़ा, उस हाईवे में दोनों तरफ चाइनीज आर्मी खड़ी है, मतलब जिस प्लॉट में हम घर बनाने का सोच, तो जमीन निकल चुकी है। ये आपके हिस्से थे लेकिन अब आपके नहीं रहे, आप पा भी लोगे तो क्या पालोगे, सीपीसी बैठा हुआ है, जो उस जमीन को निकल गया है। ठीक है, डॉलर का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इस सीपीसी में चाइना ने लगाया है, लेकिन दिया कैसे है, पाकिस्तान को उधार के रूप में, और पाकिस्तान के ऊपर शर्त है कि उधार वापस करे, लेकिन कर नहीं पाए, तो अगला श्रीलंका पाकिस्तान बनेगा उधार के चक्कर में। अब बड़ा इन्वेस्टमेंट में चाइना का, जैसे वो बचाव करता है, चाइना हर जगह बचाव करता है, हर जगह, तो भारत जब भी पाकिस्तान के लिए कुछ भी कहता है पीछे चाइना खड़ा हो जाता है। चाइना एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका पावर बहुत, 2028 तक कहा जा रहा है कि यूएसए को बीट कर देगा जीडीपी के मामले में, मतलब दुनिया का सबसे अमीर देश होने वाला है पैसे के मामले में भी। अब उसकी जेब बहुत भारी है, और जेब बहुत गहरी भी है, इसे कहते हैं डीप पॉकेट्स, उसकी जेब में माल बहुत है, तो क्या कर रहा है, रोड रोड ने दुनिया को बताया रेशम कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है, सिल्क बताया उसने, तो दुनिया भर को बेचा करता, उन्हें कहा गया सिल्क रूट, सिल्क रूट था, मतलब यहाँ से चाइना होते हुए, सेंडोन भी कहा गया, सेंडोन, सेंडोन है ना, भारत से होते हुए चाइना उसी से पैदा कर रहा है वापस, या रिवाइव कर रहा है। तो सिल्क रूट में जहां से जमीन से गए वहां पे उसने रोड बनवाई, जहां से पानी से गए वहां उसने बंदरगाह बनवाए। अब उस समय तो ठीक है भाई, राजे रजवाड़े थे, ऑटोमन एम्पायर था या रोमन एम्पायर, छोटे बड़े देश हो गए, तो सब देशों को वो एक प्रोजेक्ट में जोड़ रहा है, उसका नाम क्या है, BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट। और इसी का दूसरा नाम एक और है, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अंदर बात क्या है, वो जितना भी सिल्क रोड, जहां जहां आज से 1000 साल पहले उसके दादा परदादाओं ने सिल्क बेचा, उन सब जगह को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग द डॉट्स, सबको कनेक्ट कर रहा है। अब मान लो इटली के पास गया, भाई इटली तक जा रहा था मान लो सामान, तो इटली से क्या बोलता है, भाई इटली तो को हम डेवलप करेंगे, पैसा भी हम, ये तो वही बात है कि हमारे घर कोई आए हमसे बोले अरे आपके घर सोफा खराब है, नया सोफा भी हम लाएंगे, उसको पैसा भी हम देंगे, बैठा, तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा वो प्रपोजल देता है दुनिया के देशों को कि रोड बनवाएंगे, पुल भी हम बनवाएंगे, घर भी हम बनवाएंगे, सब हम बनवाएंगे, कौन मना करेगा। तो छोटे बड़े हर देशों को वो पैसे पहले ऑफर करता है बहुत, फिर हम पूछते साहब लेकिन आज नहीं कल ये सोफे का पैसा तो आप लोगे ना, अरे दे, कौन सा भागे जा रहे हैं, क्या ब्याज लोगे, अरे दे देना। तो हम 10,000 के सोफे में बैठेंगे, 10,000 में क्यों बैठते हो, महिदपुर वाला चलते हैं 50 लाख वाला लाएंगे सोफा, तुम 50 लाख के सोफे में बैठोगे, तो बैठा रहा है कोई तो बैठेंगे नहीं क्या। दुनिया के भर के छोटे बड़े देश इस तरह से, तुम बैठे हो 2 साल से पैसा लाओ, फिर वो पैसा मांगते हो, जब पैसा नहीं दे पाते तो क्या बोलते हैं, सोफा पे रखा है ना, मतलब मेरी मेरे प्रोजेक्ट। बेल्ट कौन सी बेल्ट, सिल्क बेल्ट,
जहां जहां से मेरे देश से जहां पे जाता था रेशम, वहां हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और जहां रोड नहीं, रोड बनाएंगे, जहां पुल बनाएंगे, सब। बीआरआई प्रोजेक्ट का ही एक शाइनी एग्जांपल है सीपीईसी। क्या बोला भाई, इतनी गाड़ी चलेंगी, इतने टोल आएंगे, इतने टोल, इतने टोल, एक साथ में मेरा पूरा पैसा चुका देगा। नहीं रही है, नहीं रहा, परेशान अलग। सपने है ना, सपने। अब ये जो बीआरआई है, अब चाइना पड़ोसी मुल्क है, तो सिर्फ भूटान को छोड़ के, भूटान साउथ, भूटान ऐसा देश है जो बीआरआई का पार्ट, बाकी सब बन जाए। यानी सबको वो एन केन प्रकार पैसे का लोभ दिखा दिखा के अपने बीआरआई में या ओबीआर में डाल दिया है। अब चाइना, चाइना